हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम जो है व्हाइट बोर्ड पर चीज़ों को लिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल, आजकल हम लोग चीज़ों को जो है नहीं लिख रहे हैं। आजकल हम लोग मौक की तरफ से, कहानी की तरह से चीज़ों को समझने का सब प्रयास करते हैं। बिल्कुल, तो चलिए हम देखते हैं कि चीज़ों को, किस चीज़ को किस विषय में कैसे कैसे देखना है, कैसे कैसे लेना है, कैसे क्या किस में होना है। तुम चर्चा करने चल रहे हैं मौर्य साम्राज्य। जब जब मौर्य साम्राज्य की बात आती है तब तब चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, इन लोगों की वो महान गाथाएं याद आती हैं। तो मौर्य काल का जो पूरा पीरियड था वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के मध्य था। बिल्कुल, जी हाँ। और मौर्य काल में देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और मौर्य काल के मध्य में कोई ज्यादा प्रमाण तो नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, कोई ज्यादा जो है प्रमाण नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, क्योंकि माना जाता है कि उस समय जो कार्य होते थे वो पत्थर पर नहीं बल्कि वो लकड़ियों पर होते हैं। और जब लकड़ियों पे होते थे तो लकड़ी में नमी लग जाती है, आर्द्रता के कारण वो धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाते हैं। गांव में जैसे कहते हैं कि देवकियों के काट लेते हैं, यानी कि इसमें जो है कीड़े लग जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। लकड़ी का जो जीवन काल माना गया है वो 1500 वर्ष का माना गया है, बस। ठीक है, देखिए मौर्य काल में जो घर बनते थे वो लकड़ी के बनते थे, सभी लोग जानते ही हैं। और इस समय जो है लौरिया नंदनगढ़, बिल्कुल लौरिया नंदनगढ़, ये कहाँ पर है? तो लौरिया नंदनगढ़ में ये गया के चंपारण में है, यानी कि बिहार में ही ये है। यहाँ से लौरिया नंदनगढ़ से 100 के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। और सारनाथ अपना यहीं पर है, सिद्धार्थ नगर के पास, उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, हम चीज़ों को बहुत यथार्थ रूप से समझ लेते हैं। अपना ये जो पेपरवा है, पेपरहवा, ये सबसे प्राचीन माना जाता है स्तूप। अब चलिए देखिए, ये जो मौर्य काल था, मौर्य पीरियड था, इसको हम दो भागों में बहुत ही आसानी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। दो भागों में, पहला दरबारी कला, दूसरा लोक कला। दरबारी कला के अंतर्गत महल, स्तूप, स्तंभ और गुफा, यानी कि ये चार, महल, स्तंभ, स्तूप और गुफा, इसका बहुत ही जोरों शोरों से विकास हुआ था। और लोक कला में, लोक कला मतलब लोगों की कला, गांव गांव के लोगों की तरह की कला, जन जन की कला, लोगों की कला, हमारी आपकी कला, इसमें यक्षणी या लोक कलाएं जो है प्रचलित थी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, पहला जो महल है जिसे हम राजप्रासाद कहते हैं, इसके प्रमाण कहाँ पर मिले हैं। तो देखिए, राजप्रासाद का प्रमाण जो है, एरियन नामक विद्वान ने, इतिहासकार था, उसने ये चीज कहा है कि इस समय जो है लकड़ियों का युग था। उसने कहा इस समय लकड़ियों का युग था, और ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल में बहुत ही विशिष्ट कला चरमोत्कर्ष पर थी लकड़ियों की। इसके बाद आपके फाहयान आते हैं, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि मौर्य काल के जो कला लगते हैं, इनसे जो प्रमाण मिले, जो साक्ष्य मिले, जो डिजाइनिंग मिली है, जो कलाकृति मिली है, ये मनुष्यों की बस की बात नहीं है, इसको देवताओं ने बनाया हुआ है। इसी क्रम में हमारे जो और विद्वान हैं, उन्होंने भी अपने नाना प्रकार के अपने अपने यथार्थ, सबका निचोड़ यही है कि उस समय जो है लकड़ी पर कला होता था और बहुत चरमोत्कर्ष पर ये पहुंचा था। इसके बाद हम देख लेते हैं स्तूप।
देखिए क्या क्या बचा, स्तूप बचा, महल देख लिया, स्तूप बचा, गुफा बचा और स्तंभ। तो पहले हम स्तंभ देख लेते हैं। मौर्य काल का सबसे प्रवीण और सबसे उत्कृष्ट कला का उदाहरण स्तंभ था। जी हाँ, ये स्तंभ 40 से 50 फीट का होता था और जो ये स्तंभ होते थे ये एकाश्म पत्थर के बने होते थे, मतलब एक ही पत्थर के बने होते थे और इस पर जो ओप लगाया जाता था यानी कि इस पर चिकनाई की जाती थी। साथ ही साथ जो भारत के स्तूप हैं, मौर्य काल के स्तूप हैं, उसके ऊपरी भाग पर पशु व पक्षी के मूर्ति बनी हुई है। चौकी पर धर्म चक्र परिवर्तन की जो मुद्रा माना जाता है अशोक चक्र है और उसके बाद वहां पर भी पशुओं और पक्षियों का चित्र बना हुआ है। ठीक है, हमारे पर्सन ब्राउन और जॉन मार्शल जी ने कहा है कि ये जो अशोक कालीन स्तूप वो स्तंभ बने हुए हैं ये ईरान की देन है या ये ईरान से प्रभावित होकर बने हैं। लेकिन अब किताबों में लिख दिया है तो सही होगा, लेकिन ईरान वाले हमारे यहाँ से सीख के गए, मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं कि ईरान की स्तूप में स्तूप ही आ रहा है बार बार ठीक है, ईरान के स्तंभ में और भारत के स्तंभ में। देखिए ईरान के स्तंभ टुकड़ों टुकड़ों में बटकर, जैसे इतना बड़ा है फिर इस पर जोड़ के इतना बड़ा बना, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा। लेकिन यही भारत का जो स्तंभ, ठीक है, भारत का जो स्तंभ था वो एक ही पत्थर से बना हुआ था जो 40 से 50 फीट वर्णन मिलता है। भारत के स्तंभ वो पदार्थ है उस पर चिकनी किया गया था जबकि ईरान में नहीं किया गया था। भारत के स्तंभ पर पशु पक्षी आकृति बनी थी जबकि ईरान में मानव की आकृति बनी थी। अपने यहाँ के जो पत्थर है ये ऐसे ही गाड़ दिया जाता था जमीन में और वहां के जो पत्थर ईरान के हैं स्तूप फिर निकल रहा है मुंह से, स्तंभ, भाई गलती से निकल गया, माफ करना, मैं सारा चर्चा भी स्तंभ का ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो ईरान के स्तंभ है वो पहले चौकी बना दिया गया था फिर उसके ऊपर बनाया गया था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, ऐसे ही खुले में ऐसे ही बना दिया गया था। और जो ईरान के स्तंभ है वो चेहर दिवाली के भीतर बने हुए हैं, लेकिन अपने यहाँ का एकदम खुले आसमान में आराम से ऐसे गाड़ दिए हैं, बना है हर्षोल्लास के साथ, बहुत अच्छी बनी हुई। अब हम आ जाते हैं स्तूप पे जो प्रमाण मिला है ऋग्वेद में जो है प्रमाण मिला है अस्तपह से, और स्तूप का अर्थ है ढूहा। जी हाँ, ढूहा मतलब ऐसे मिट्टियों का कोई ऐसे ढेर गिरा दो, वही ढूहा है। स्तूप के जो मिले हुए हैं, स्तूप के प्रमाण ऋग्वेद में मिले हुए हैं जैसा कि हमने पहले ही कहा। ठीक है, और यहाँ पर जो चित्रकारी होती थी वो यज्ञ वेदियों पे, बिल्कुल यज्ञ वेदियों पे होती थी। देखिए यज्ञ के समय जब लौ ऐसे निकलता है ना, जब जलती है लकड़ी तो उसके लौ नहीं निकलते हैं, आग ऐसे नहीं, ऐसे बनते हैं, तो वहां से भी माना गया है कि ढूहा यानी कि स्तूप का निर्माण वहां से भी मिले हैं प्रमाण। और इंद्र के महल, यहाँ पर जो है मैं महल वाले में बताना भूल गया कि यहाँ पर इंद्र के महल में 7 स्तंभ की चर्चा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब हमारा जैसे स्तूप की मैंने चर्चा कर लिया, तो स्तूप 4 प्रकार के बताया गया है, एक शारीरिक, दूसरा परिभौमिक और तीसरा है उद्देशिका और चौथा है पूजस्थ या पूजा के अवसर पर। अभी आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखिए जो क्या होता था पहला बताइए, एक उद्देशिक, दूसरा परिभौमिक और तीसरा होता था वो पूजा के लिए, और जो चौथा होता था वो चौथा क्या होता था, हाँ देखिए, पहला होता था व्यक्ति से संबंधित, जैसे महात्मा बुद्ध के जहां बाल रखा हो, शरीर के अंग रखे हैं। ठीक है, इसको क्या कहते थे मैं भूल रहा हूं, 1 मिनट।
हाँ सॉरी, शारीरिक कहते थे। मैं भी इंसान हूँ, भूल जाता हूँ। पहली बार में शारीरिक बता से दोबारा भूल गया। देखिए, पहला शारीरिक, दूसरा सार्वभौमिक, और तीसरा उद्देशिका, और चौथा है पूजस्थ, जो पूजक लिए बनाया गया। देखिए, शारीरिक स्तूप से ऐसे पता है, शरीर जहाँ पर शरीर के अंग रखे हों वो शारीरिक स्तूप है। ठीक। परिभौमिक, अब परिभौमिक मतलब तुम भौमिक का भौतिक से लो, परि मतलब बाहरी, भौतिक से लो। तो देखिए, हम लोग क्या किए, हम लोग कपड़े पहने हैं। ठीक, हम लोग कपड़े पहने हैं, जैसे जूते पहने, चप्पल पहने, अंगूठी पहने हैं। तो जहां पर वो अपने प्रयोग में लाई हुई चीज रखा जाता था, जैसे भिक्षा पात्र हो गया, खड़ाऊ हो गया बुद्ध भगवान के, ये सब जहाँ पर रखे, ये पारभौमिक है, क्योंकि शरीर में चिपका हुआ नहीं, बल्कि ये भौतिक जीवन में यूज करने वाली चीज है। तो ये उन्होंने यूज किया था, तो ये है परिभौमिक, जहाँ पर रखे गए। अब उद्देशिका किसे कहते हैं? उद्देशिका है जहाँ स्थान से संबंधित है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, या महात्मा बुद्ध ने उद्देश्य कहाँ दिया था, या उन्होंने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। ये सब चीज जहाँ बुद्ध से संबंधित हो उसे परिभौमिक कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे सारनाथ है, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उद्देश्य दिया था, प्रथम उपदेश दिया था ना सारनाथ में, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था। तो देखिए, ये जो सारनाथ स्तूप है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। और यहाँ पर जो बने हुए हैं स्तूप, वो उसके ऊपर जो है, देखिए उसके ऊपर, मुझे भी सर्दी हो गया है, इसके ऊपर क्या है बताओ? तो मैंने जैसे बताया था स्तंभ के, इसके ऊपर शेर बना हुआ है, और 4 शेर, जैसे एक इधर मुख से देख रहा है, एक पीछे, एक इस साइड, एक इस साइड, और भी कुतुबमोन अवस्था में, यानी कि जो है कुकड़ू मुकड़ू, जिसे हम काम कहते हैं, कुकड़ू मुकड़ू अवस्था में ऐसे करके बैठे हैं, से दहाड़ते से ऐसे, ठीक है ना। और इसकी जो चौकी बन रही है, ये स्तूप, यहाँ पर मान लो शेर बना है, इसके बाद ये भाग जो है ये गोल में है, इसे चौकी कहा गया है। यहाँ पर अशोक चक्र बना है, उसके बाद बैल बना है, घोड़ा बना है, हाथी बना है। ठीक है, बैल, घोड़ा, हाथी, और बैल, घोड़ा, हाथी और शेर, ये 4 चीज जो है बना हुआ है। और इन चारों के बीच में जैसे एक अशोक का चक्र बन गया, फिर हाथी बन गया, फिर चक्र, फिर बैल, फिर शेर, फिर घोड़ा, ऐसे ऐसे बना हुआ है। ठीक है। और देखिए, ये तो हो गया हमारा सारनाथ, स्तंभ हो गया। अब हम गुफा की बात में कर लेते हैं। तो देखिए, गुफा, पहले देखिए, स्तंभ में ही अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, ये हर कोई जानता है। ठीक है। और बाकी अभी स्तूप को किसने तोड़वाया, किसने और अच्छे से बनवाया, इसके विषय में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए इसे यहीं पर रोकना उचित है। अब हम गुफा में देख लेते हैं। तो गुफा में जो है बराबर की गुफा अशोक ने बनवाया था। कहाँ है? गया में है। गया कहाँ है? बिहार में। अशोक के पौत्र यानी दशरथ ने जो है गोपिका, वापी और उद्भिक नामक जो है स्तूप, गुफा इन्होंने बनाया हुआ है, और उसको आजीवक संप्रदाय को भेंट में दिया है, दान में दिया हुआ है। और ये जो हम लोग विश्राम गृह नहीं कहते हैं, संध्याराम जिसे बिहार कहते हैं, तो अशोक ने भिक्षुओं के रहने के लिए जो है एक बरामदा बनाया था, जो बिहार के नाम से जाना गया। तो हमने देखिए, दरबारी कला के जो 4 होते थे, कौन कौन से होते थे, महल के बारे में चर्चा कर लिया, स्तूप के बारे में चर्चा कर लिया, स्तंभ के बारे में कर लिया, और बराबर यानी कि गुफाओं के बारे में, ये पूर्ण हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा जो भाग में डिवाइड किए थे, लोक कला। लोक कला में ये छेक्षणी के बहुत अच्छे प्रमाण मिलते हैं। इस छेक्षणी को जो है आप लोग देखे होंगे, देवी देवता के पीछे जो ऐसे चावर, मतलब पंखे समझिए, जो पंखे ऐसे ऐसे डुलाते थे, ठीक है, वो ये छेक्षणी है।
और तोरणद्वारों पे आप पूर्वी तोरणद्वारों पे आप देखेंगे तो वहां पर ऐसे सांचे, ऐसे यक्षिणी जो है ऐसे पकड़ के, ऐसे डाल पकड़ के ऐसे खड़ी हुई है, बहुत अच्छी है। ठीक है, हाँ, मैं किताबों में आपको दिखा दूंगा कभी। साथ ही साथ यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां देवी का दर्जा दिया गया है, उनकी पूजा होती थी, एक लोग नहीं करते थे, सभी लोग करते थे, क्योंकि देवी देवता को सभी लोग मानते थे। तो ये रहा मौर्य काल की चर्चा पर चर्चा। अब हम आगे बात करेंगे मौर्योत्तर काल के विषय में। ठीक है, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, अच्छे से आप लोग वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।